हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकबर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री का पर्टिकुलर लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? हालांकि क्लास 7 का अगर NCERT का आप सिलेबस देखें तो उसमें 2 ही चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री का मेन। एक है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और दूसरा है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। उसको शुरू करने से पहले केमिस्ट्री का एक बैकग्राउंड क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। तो वहाँ जाने से पहले NCERT पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री का। इस बेसिक्स में जो पहला चैप्टर आपका हम पढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम, हालांकि ये किताब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए पियर्सन की, लेकिन नहीं भी है तो हम सारी चीज़ें तो कराएंगे, इसलिए दिक्कत नहीं है। इसमें आपका पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो टर्म्स आएंगे आपके बाकी चैप्टर्स में, वो टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड करेंगे और समझेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या आखिर, व्हाट इज़ केमिस्ट्री ऑल अबाउट। ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें क्या बातें होंगी आखिर। आप मास्टर्स तक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है तो इस शुरुआत में आपको जानना ये ज़रूरी है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री ऑल अबाउट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं अगर बोलूँ आपको केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो कुछ लोग कुछ सोच सकते हैं कि शायद ये केमिकल्स के बारे में है, क्योंकि केमिस्ट्री वर्ड आपको लगता है कि केमिकल से रिलेटेड है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। केमिकल से रिलेटेड केमिस्ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स केमिकल से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ केमिकल से रिलेटेड केमिस्ट्री नहीं है। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि एवरीथिंग इज़ केमिकल, लेकिन केमिकल का हमारे डेली लाइफ में मीनिंग ही कुछ दूसरा है। केमिकल से मतलब हमारा ये होता है कि समथिंग इज़ डेंजरस। जब एक टर्म आपके जहन में डेंजरस है तो उसको जहन से निकाल दें। इसीलिए हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स। देन व्हाट इज़ केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, केमिस्ट्री एक्चुअली मैटर की स्टडी है, और आप मैटर को क्लास 5 में भी इंट्रोड्यूस किए होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे व्हाट इज़ मैटर, मैटर किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री पूरी की पूरी मैटर की साइंस है, द साइंस ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत सिंपल आइडिया। केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ मैटर, वेरी सिंपल। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? यू कैन से साइंस ऑफ मैटर। अब मैटर के डेफिनेशन में बाद में हम लोग जाएंगे, लेकिन इसको समझेंगे कि मैटर को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट मैटर। मैटर का साइंस केमिस्ट्री है, लेकिन मैटर को स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, एक बंदा कह रहा है कि जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये केमिस्ट्री की बात हो गई। क्यों? क्योंकि आप वाटर की एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है वाटर कलरलेस है, तो आप कलर की बात कर रहे हैं। जब आप मैटर से रिलेटेड कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उसके चेंजेस से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यानी कि केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर से रिलेटेड यू आर गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू मैटर। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे आप? मैटर का प्रॉपर्टीज़ बहुत तरह के हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते जाएंगे बाद में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हो सकता है ये आपको अभी समझ में नहीं आए। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चेंजेस पढ़ेंगे। चेंजेस, मैटर में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे,
चेंजेस स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी स्टडी का मोड है वो है आपका कंपोजिशन। आप इसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे, मैटर के कंपोजिशन को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ। आपके पास नेचर में वैरायटीज़ ऑफ मैटर हैं। जब आप देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर है, क्या हर एक मैटर का कंपोजिशन सेम है? इज़ एवरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम थिंग? इसी सवाल का जवाब धीरे धीरे आपको मिलेगा। यही हमारा आएगा अंडर कंपोजिशन कि मैटर किससे बना है, दैट इज़ कंपोजिशन। मैटर में चेंजेस आते हैं, मैटर के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हर एक मैटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड दिस प्रॉपर्टीज़ आर फर्दर क्लासिफाइड एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन सारी चीज़ों का स्टडी, यही सारी स्टडी, दिस स्टडी इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री is the study of matter. In this particular discipline we study the properties, the changes, the composition and the structure of matter, and this very study is called chemistry. इतनी बात हम लोग जहन में रखते हैं। बाकी जो डिटेल्स है ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, और हायर क्लासेस में आपको फिर से आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा। फॉर योर क्लास 7 आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। यानी कि केमिस्ट्री की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? मैटर से। एंड व्हाट इज़ मैटर? एवरीवन नोज, सबको पता है कि मैटर क्या होता है। तब भी क्योंकि केमिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा मैटर होता क्या है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा व्हाट इज़ मैटर। तो आप क्या बोलते हैं? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मैटर में दो बातें होती हैं। आप क्या कहते हैं? मैटर इज़ एनीथिंग, matter is anything that has mass। अब ये मास बहुत बच्चों को पता हो सकता है कि मास क्या होता है, एंड occupies स्पेस। तो मैटर से रिलेटेड दो बातें हो गई। एक हो गई कि इसके पास मास होगा और ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आई बात? अब जब कोई सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉटल है, ये बॉटल, इस बॉटल के अंदर पानी है, ये पानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड दिस ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब कोई मैटर कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या कहलाती है? उसका वॉल्यूम कहलाती है। इसको आप बोल सकते हैं वॉल्यूम। यानी कि एक मैटर के पास दो बातें होंगी, इसका कुछ मास होगा और इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अब जानते हैं वॉल्यूम के बारे में, है ना, कि वॉल्यूम क्या होता है और मास क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज़ स्पेस ऑक्यूपाइड एंड मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास आपको क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर बताता है। मास आपको बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी मैटर के अंदर कितना क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा मास होगा। और वॉल्यूम क्या बताती है? ऑक्यूपाइड स्पेस। वॉल्यूम टेल्स यू द ऑक्यूपाइड स्पेस। आ रही बात समझ में? ऑक्यूपाई, जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कोई सब्सटेंस उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी किसी मैटर के पास उतना ज़्यादा उसका मास होगा। एंड दीज टू प्रॉपर्टीज शुड बी अकम्पैनिड बाय एवरी मैटर। और अगर कोई सब्सटेंस मैटर है, if anything is matter, it must have mass, it must have some volume। it means ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसके पास कुछ क्वांटिटी होगी उस सब्सटेंस की। समझ में आ रही है बात? अब आप एवरीथिंग इज मैटर, यू आर सराउंडेड बाय मैटर। इट मीन्स वट एवर यू आर लुकिंग, वट एवर यू आर टचिंग, वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर यू आर वेयरिंग, एवरीथिंग इज मैटर। इससे क्या पता चल रहा है? जब एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू इज़ मैटर, इनफैक्ट यू आर मैटर। क्यों? क्योंकि आपका कुछ मास है कि नहीं? आप बोलते हैं, अगर आप जनरली आप क्लास 7 में है तो आपका मास कितना हो सकता है? 35, 40 ऑलमोस्ट इतना ही हो सकता है। 35 किलोग्राम होगा या फिर कोई 40 किलोग्राम के होंगे आप। मास है ना? किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है, किसी का वॉल्यूम कम है। इफ़ समवन इज़ फैट, अगर आप मोटे हैं तो आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मोटे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में मसल्स भी ज़्यादा है, इसका मतलब आपका मास भी ज़्यादा हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो आपके पास मास है, आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपका कुछ वॉल्यूम है, इट मीन्स यू आर मैटर। तो आपकी भी जो हम प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, इट मीन्स मैं भी खुद एक मैटर हूँ।
सामने ये जो कैमरा लगा है ये भी एक मैटर है, ये एक बोर्ड एक मैटर है, तो एवरीथिंग इज़ मैटर। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, तो सब लोग अपने अपने एग्जाम्पल्स लिख लें मैटर का। मैं एक लिखता हूँ ह्यूमन। ह्यूमन, जितने सारे ह्यूमन हैं सारे के सारे क्या हैं, मैटर हैं। एनिमल्स, ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आप बोल सकते हैं वाटर है, आप बोल सकते हैं सैंड, बिकॉज यू हैव वेराइटीज ऑफ थिंग्स यू कैन राइट सो मैनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। आप प्लीज़ इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मैटर से रिलेटेड डिस्कशन में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इतना आइडिया डेवलप करना। चलिए, लिख चुके हैं, तो अब इसको इरेज किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू मैटर। इट मीन्स इफ यू वांट टू नो योर सराउंडिंग यू मस्ट नो केमिस्ट्री, यू मस्ट स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टडी करेंगे आप तो आप अपनी सराउंडिंग को समझ सकते हैं। विदाउट understanding the concept of chemistry you can't understand your surrounding, you can't live a social life in a disciplined way। अगर आप एक सोशल लाइफ जीना चाहते हैं एक डिसिप्लिन तरीके से, तो आपको सराउंडिंग को समझना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसको समझनी पड़ेंगी। आपको पता होना पड़ेगा what causes pollution, what benefits the environment। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे कब, when you know the properties of matter that surrounds you। तो properties कहाँ पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट मीन्स केमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ योर एनवायरनमेंट। मतलब ये भी एक केमिस्ट्री के डिसिप्लिन में आता है, एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी करेंगे। इसको कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको आप अब तक एनवायरमेंटल साइंस पढ़े थे, EVS, यानी कि वो भी केमिस्ट्री है। इसका मतलब केमिस्ट्री आप पढ़ना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं पहले से ही। अब आपको आइडिया डेवलप होगा, आइडियाज़ डेवलप होंगे आपके अंदर। ठीक है, अब मैं कुछ और भी बताता हूँ। आप खुशबू, स्मेल है, इसको आप क्या नाम देंगे? स्मेल, स्मेल ऑफ समथिंग। क्या ये मैटर है? स्मेल ऑफ, सिर्फ स्मेल ये मैटर नहीं है। स्मेल ऑफ समथिंग इज मैटर, रिलेटेड टू समथिंग। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जाहिर सी बात है परफ्यूम एक मैटर, इस परफ्यूम का स्मेल उस परफ्यूम की वजह से है, इसीलिए ये पूरा का पूरा समझ लीजिए। जब स्मेल ऑफ परफ्यूम आप बोलते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट परफ्यूम, इसलिए ये भी क्या है, मैटर है। आ रही बात समझ में? स्मेल ऑफ फूड ऑल्सो मैटर। जब आप स्मेल बोलेंगे तो इट इज़ नॉट मैटर, लेकिन स्मेल ऑफ समथिंग, इसका मतलब उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मेल में पार्टिकल्स होते हैं। आ रही बात समझ में? ये भी हो गया मैटर। अब एक ख़ास बात जो आपको एक एजम्पशन आपको मानना है, ये जब मान लेंगे आप तो धीरे धीरे इसके पीछे के रीजंस भी समझ में आने लगेंगे कि क्यों हम मान चुके। ये सबसे बड़ा डिस्कशन हुआ है केमिस्ट्री में, जो डेवलपमेंट हुआ है यहीं से शुरू हुआ है। कैसे ये केमिस्ट्री डेवलप हुआ है? अर्ली 19th सेंचुरी में, इससे पहले भी 600 AD में अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट तो नहीं थे उस वक्त फ़िलोसोफर हुआ करते थे, जिसको लोग कहते हैं दार्शनिक। ये अपने आइडियाज़ देते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। वो घूमती थी, वो सारे लोग दुनिया घूमते थे और कुछ ऑब्जर्व करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, सेवरल ऑब्जर्वेशंस, वो कुछ आइडियाज़ देते थे। उन आइडियाज़ को हम लोग कहते थे फ़िलोसफी। ठीक है, तो एक फ़िलोसफी इंडिया में भी आई थी 600 AD के अराउंड, और ग्रीक में भी आई थी। वो फ़िलोसफी क्या थी कि जब आप पदार्थ को, मैटर को, पदार्थ हिंदी में कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको आप मैटर कहते हैं, पदार्थ को व्हेन यू स्टार्ट ब्रेकिंग अगेन एंड अगेन, एक पीस है उसको आप हाफ कर देते, फिर हाफ को, फिर हाफ ऑफ, फिर हाफ ऑफ, फिर हाफ ऑफ। आपको तब तक करना जब तक कि आपको एक अल्टीमेट पार्टिकल न मिल जाए, एंड दैट अल्टीमेट पार्टिकल कैन नेवर बी ब्रोकन फर्दर। ये आइडिया किसी ने तोड़ा नहीं, लेकिन एक आइडिया बताया, और उस पार्टिकल को हिंदुस्तान में कहा गया, इंडिया में उस पार्टिकल को, उस अल्टीमेट पार्टिकल को इंडियन फिलोसोफर जो थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम कण था।
पता नहीं हिंदी, इसको आप बोल सकते हैं अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है। और इसको जो ग्रीक के लोग थे, इसको उन्होंने अपना नाम, इसका नाम क्या दिया, एटम, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग होता है अनकटेबल, अनकटेबल या फिर इनकैपेबल ऑफ बीइंग कट, ठीक है। अल्टीमेट पार्टिकल यानी कि हर मैटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे वो पूरा का पूरा मैटर बनता है, और वो मैटर उस मैटर के अंदर वो अल्टीमेट पार्टिकल वो होता है। किसी भी मैटर को आप तोड़ेंगे तो आपको अल्टीमेट एक पार्टिकल मिलेगा जिसका नाम होगा एटम। लेकिन हम लोग सिर्फ एटम नहीं जानेंगे, एटम के अलावा भी हम लोग पार्टिकल जानेंगे। यानी कि ये जो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, इसका कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पहले आ चुका था, लेकिन इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे। साइंस एक्सपेरिमेंट्स मानता है, साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को नहीं मानता। आपने कुछ आइडिया दे दिया, दिस इज़ नॉट साइंस, साइंस रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, यू शुड हैव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो 19th सेंचुरी के शुरुआत में जॉन डाल्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट के रिसर्च को सामने रखते हुए अपनी एक थ्योरी, अपनी एक थेसिस लॉन्च की, जिसको कहा गया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। अकॉर्डिंग टू दैट फिलोसफी, हालांकि उन्होंने भी फिलोसफी कहा था, लेकिन दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने क्या कहा कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दैट वेरी स्मॉल पार्टिकल इज़ कॉल्ड एटम। इसीलिए इसको कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये पूरी थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि पार्टिकल होता है कुछ, ठीक है ना। और इन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैटर से रिलेटेड, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिए हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे जिसको कहा गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें हम लोग जानेंगे कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो प्लीज़ राइट डाउन दी टॉपिक। क्या लिखेंगे टॉपिक आप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब ये काइनेटिक वर्ड क्यों आया आपको समझ में आ जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसमें कुछ बातें हम लोग मान लेंगे। जिन बातों को हम लोग मान लेते हैं बिना ज़्यादा डिस्कशन किए हुए, उसको हम लोग बोलेंगे एजम्पशंस। क्या बोलेंगे, तो इसमें एजम्पशन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको मैं बात करता हूँ। एवरी मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। इस पार्टिकल को आप क्या क्या कह सकते हैं, दिस स्मॉल पार्टिकल कैन बी एटम, कैन बी मॉलिक्यूल, ठीक है, कैन बी आयंस, ठीक है। हम लोग सबको जानेंगे क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल, क्या होता है आयंस, ओके। दूसरी बात, there is a space between the particles of मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इस स्पेस को जनरली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर। हालांकि इंटर एटॉमिक लिख सकते हैं, इंटर आयनिक लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होता है वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ओके। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स between the particles of matter, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर को जनरली मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
आर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इस स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड दिस अट्रैक्टिव फोर्स is called intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction, ठीक है। क्योंकि हम लोग बार बार क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, इसीलिए इस थ्योरी का नाम और स्पेसिफिक अगर आप करें इसको बोल सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। हालांकि ये सारे पार्टिकल आप एटम बोले आयन बोले सब चलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो 3 बातें अभी आपके सामने आई। एक है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये भी मान लेना है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट एविडेंस आपको नहीं देंगे। जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि इसके पीछे क्या राज है। दूसरी बात क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, देयर इज स्पेस। आपको समझ में आ रहा होगा ये एक सॉलिड है, इसके बीच में तो स्पेस नहीं है, बट स्टिल देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ दिस मैटर, ठीक है। उसी तरह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है और भी कुछ फोर्सेज हो, लेकिन एक होता है हमेशा रहने वाला फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एंड विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव में, क्या है वो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप गैस के लिए तो ये बात मान जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, बट आप सॉलिड के लिए नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि सॉलिड में भी मोशन होता है पार्टिकल्स के अंदर, किस तरह का होता है वो हम लोग बाद में डील करेंगे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग बोलेंगे चौथी नंबर पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट और मोशन इज कॉल्ड, क्या इसको कहा गया है, मॉलिक्यूलर मोशन। क्या कहा गया इसको, मॉलिक्यूलर मोशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब समझ में आ गई बात, मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज़ एनर्जी। कितने लोग जानते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी की वजह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ये बात तो ये आइडिया समझ में आ रहा है। अगर इफ़ यू आर हैविंग एनर्जी यू कैन डू सम वर्क। व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स एनर्जी इज द टेंडेंसी टू डू वर्क एंड दिस टेंडेंसी कैन बी अचीव बाई 2 ways। एक होता है कि मैटर के स्टेट की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो आप इसको फिजिक्स में डिटेल पढ़ेंगे, 2 तरह की होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। मैं दोनों को एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा कि कब बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन लेते हैं, स्टोन, यू आर हैविंग अ पीस ऑफ स्टोन। एक बंदा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, चलो सेकंड फ्लोर से उस स्टोन को गिरा रहा है, सेकंड फ्लोर में उस स्टोन को लेके खड़ा है, दूसरा बंदा फर्स्ट फ्लोर में खड़ा है सेम स्टोन को लेकर के। अब जो बंदा सेकंड फ्लोर से गिराएगा स्टोन को, फॉर एग्जांपल आपके सर पे गिराएगा तो आपका सर फूटेगा। एक बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिराएगा तब भी आपका सर फूटेगा, लेकिन अलग अलग चोट लगेगी। इसका मतलब किस में ज़्यादा चोट लगेगी, ऑब्वियसली जो ऊपर से गिराया था, सेकंड फ्लोर से गिराया था। क्यों, क्योंकि सेकंड फ्लोर में रहने की वजह से उस स्टोन के पास एनर्जी ज़्यादा आ गई, और उस स्टेट की वजह से, उस सेकंड फ्लोर की स्टेट की वजह से जो एनर्जी है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात समझ में, यानी कि जब मैटर के जो स्टेट है उसकी वजह से जो एनर्जी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक ड्राइव कर रहा है, दूसरा बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को ड्राइव कर रहा है। दोनों एक कार से जाके टकरा गया,
ठीक है, किसको ज़्यादा चोट लगेगी? आप बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बाइक चला रहा था, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, इसलिए उसने ज़्यादा काम किया। आ रही बात समझ में? क्यों ज़्यादा काम किया? तो उसके पास मोशन ज़्यादा था। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? मोशन की वजह से, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? स्टेट की वजह से, किस स्टेट में वो है। समझ में आ रही बात? और ये मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके पास भी मोशन है, कंटिन्यूअस मोशन है। इस मोशन की वजह से इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। आ रही बात समझ में? यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। आप कह सकते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, इसलिए बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर। और काइनेटिक क्यों? क्योंकि वो मोशन में है। समझ में आई बात? इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। आइडिया समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमारा मैटर का फिजिकल स्टेट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, क्या सारे के सारे मैटर के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम है? आपके पास वाटर है, आपके पास आइस है, आपके पास वाटर वेपर है, तीनों अगर आप देखेंगे तीनों के अंदर पार्टिकल्स सेम होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से, किसकी वजह से? अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग फिजिकल स्टेट आपको दिखता है, अलग अलग आपको रूप दिखता है। अलग अलग रूप क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात? वेरी सिंपल। यानी कि आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे मैटर का अलग अलग फिजिकल स्टेट होता है। एंड दीज फिजिकल स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही तीन फिजिकल स्टेट आपको नेचर में दिखता है और सब आप लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा इसको साइंटिफिकली स्टडी करेंगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आ रही बात समझ में? यही है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग मैटर को आगे बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे। मैटर को जानते हैं आप, लेकिन मैटर की स्टडी एक सिस्टमेटिक वे में जब होती है, इसी को साइंस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए इसको, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर can be classified as number 1 solid, number 2 liquid, number 3 गैस। ठीक है। दो अलग अलग, दो और भी है, 4 और 5, जो आप बाद में जानेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्टेट है। एक को हम लोग बोलते हैं BEC, इसको पढ़ने का शौक है, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। एक है प्लाज्मा, ये हमारे सिलेबस से बहुत बाहर है अभी, इसको जानने की, ये रिसर्च टॉपिक है ना। बता दूं मैं, BEC क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, प्लाज्मा होता है प्लाज्मा। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में, ये बहुत ही लो टेम्परेचर में होता है। इन दोनों का आप बाद में स्टडी करेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे मैटर या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। ठीक है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है। अब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स किस तरह से पैक होते हैं आपको पता है? आप बता सकते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की पैकिंग जो होती है, यानी कि हर एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक पैकिंग होती है, उसी की वजह से उसका एक अपीयरेंस होता है, बिकॉज ऑफ द पैकिंग। तो किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की पैकिंग कैसी होती है? क्लोज पैकिंग होती है। आ रही बात समझ में? लिक्विड के अंदर यही पैकिंग कैसी हो जाती है? लूज हो जाती है। आपको पता है लिक्विड फ्लो कर सकता है, समझ में आ रही बात? जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, इसीलिए ये दोनों क्या है? फ्लूइड है। आ रही बात समझ में? और सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, और जो फ्लो नहीं कर सकता उसको हम लोग कहते हैं रिजिड।
तो आपके पास दो फिजिकल स्टेट है बेसिकली, एक है रिजिड एक है फ्लूइड, लेकिन फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड, लेकिन ज़रूरी नहीं है वेरी होगा, कहीं कहीं लूजली भी थोड़ा सा लूज पैक होता है, इसलिए क्लोजली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लिक्विड के लिए क्या बोल सकते हैं आप, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। अब लूजली जब मैं बोल दिया आपको समझ में आ गई बात। गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या वेरी लूजली पैक्ड हैं। एक्चुअली यहाँ पैकिंग है ही नहीं, गैस के अंदर कोई पैकिंग ही नहीं होती है एक्चुअली अगर आप बोला जाए, क्योंकि पार्टिकल्स फ्री होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्टेड नहीं है उतना ज़्यादा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गैस के पार्टिकल्स फ्री हैं। लेकिन तब भी जब पैकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो आप क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। आप कह सकते हैं पार्टिकल्स आर बेसिकली फ्री टू मूव इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, किस हद तक ये बात सही है, इन बातों को आप लिख लीजिए। अब जो सॉलिड लिक्विड और गैस से रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे, सारी बातें होंगी, ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।